रात का गहरा सन्नाटा और शहर के बाहर बने पुराने रेलवे ट्रैक पर छाई हुई घनी धुंध। गांव का लड़का समीर रेलवे ट्रैक पर भाग रहा है। शहर में यह खौफनाक अफवाह फैली है कि जो भी रात के वक्त इस ट्रैक पर उस रहस्यमयी आत्मा को देखता है वह ठीक 7 दिन बाद मारा जाता है। समीर भागते भागते एक सुनसान खंडहर में छुप जाता है और पिशाच बॉयज को मदद के लिए बुलाता है। विक्रम, अजय और रोहित उस खंडहर के बाहर पहुंचते हैं जहां से समीर के रोने और कांपने की आवाजें आ रही हैं। रोहित के हाथ में उसका मीटर है जिसकी लाल बत्ती तेजी से चमक रही है और बीप बीप की आवाज कर रही है। अजय के चेहरे पर हमेशा की तरह गुस्सा है, जबकि टीम का लीडर विक्रम बहुत शांत और सतर्क है। समीर, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम अंदर ऐसे ही बंद रहोगे तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हम पिशाच बॉयज हैं और हमें बताओ कि तुमने उस ट्रैक पर क्या देखा था। विक्रम भाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ये सड़ा हुआ दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। इसके पास समय बहुत कम है और ये डर के मारे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। मैं पीछे हट रहा हूं, आप दोनों भी थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए। अजय भाई, थोड़ा आराम से। मेरे मीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ रही है। मुझे लगता है कि वो डरावना साया पहले से ही इस कमरे के अंदर मौजूद है। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, वरना हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। अजय लात मारकर वह पुराना दरवाजा तोड़ देता है और तीनों सतर्कता से अंदर दाखिल होते हैं। कमरे का तापमान एकदम से गिर चुका है और समीर एक कोने में दुबक कर बैठा है। उसकी आंखें फटी हुई हैं, उसके होंठ सूख चुके हैं और वह बार बार दीवार की एक खाली दिशा में अपनी कांपती हुई उंगली दिखा रहा है। वो आ गया है। मैंने उसे उस रात उसी पुरानी रेलवे पटरी के पास खड़ा देखा था। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था पर उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आज 7वां दिन है और वो मुझे अपने साथ उस भयानक अंधेरे में ले जाने आया है। समीर, मेरी आंखों में देखो। यहाँ तुम्हारे और हमारे अलावा कोई और दूसरा नहीं है। तुमने जो भी देखा वह डर के कारण तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है, इसलिए शांत हो जाओ। हमें उस बच्चे का हुलिया ठीक से बताओ ताकि हम इस रहस्य की तह तक जा सकें। विक्रम भाई, ये तो डर के मारे एक ही बात को पागलों की तरह बार बार दोहरा रहा है। इस तरह से तो हमें सुबह तक कोई भी ठोस जानकारी इससे नहीं मिल पाएगी। मुझे तो पक्का लगता है कि ये कोई बहुत खतरनाक और पुराना भूतिया साया है। कमरे के उस कोने में तापमान अचानक 0 से भी नीचे चला गया है विक्रम भाई। कमरे का बल्ब अचानक झपकने लगता है। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती है और एक परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। वह परछाई किसी पर हमला नहीं कर रही थी। उस परछाई को देखकर समीर वहीं बेहोश हो जाता है और वह परछाई वहां से गायब हो जाती है। समीर गहरे सदमे से बेहोश हो गया है। इसे तुरंत यहां से उठाकर अस्पताल लेकर चलो। वो साया इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वो अपनी कोई अधूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था। अगर वो कोई बुरा साया होता तो वो हमारे सामने ही समीर की जान बड़ी आसानी से ले सकता था। जान नहीं ली, पर इसे अधमरा तो कर ही दिया है। ये कैसा इंसाफ है उस भूत का। मुझे तो उस परछाई को देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा और अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अगर मुझे वो आत्मा मिल जाए तो मैं उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अजय भाई, भूत को मिटाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ उनके दर्द से शांति दिलाई जा सकती है। मैंने स्कैनर के जरिए देखा, उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सालों से किसी के सच्चे इंतजार में उस ट्रैक पर भटक रहा है। अगली सुबह पिशाच बॉयज की टीम उसी पुराने रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है जहां से यह खौफनाक और जानलेवा सिलसिला शुरू हुआ था। आसपास के लोग वहां जाने से कतराते हैं और उनके चेहरों पर एक अनजाना सा खौफ साफ नजर आता है।
ट्रैक के पास एक छोटी सी टपरी पर एक बूढ़ा चाय वाला उन्हें खोजबीन करते देखकर उनके पास आता है, जिसकी आंखों में कई पुराने राज छुपे हुए नजर आ रहे हैं। बाबूजी, उस पुरानी पटरी की तरफ बिल्कुल मत जाइए। वहां मौत का साया हर रात भटकता है। जो भी रात के वक्त उस अनाथ लड़के को देख लेता है, वह 7 दिन की मोहलत नहीं काट पाता। पुलिस ने भी कुछ साल पहले कह दिया था कि वह कोई पागल लड़का था जो ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। बाबा, हमें उस लड़के के बारे में शुरू से सब कुछ विस्तार से बताइए। हम इस मामले में मदद करेंगे। अगर वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो फिर उसकी आत्मा इतने सालों से यहां क्यों लोगों को डरा रही है? क्या पुलिस को उसकी लाश पटरी पर मिली थी, या फिर उसका पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया था? लाश तो उस बेचारे की कभी मिली ही नहीं साहब। बस पटरी पर खून से सने हुए कुछ फटे कपड़े मिले थे। पुलिस की फाइल में उसे आज भी लापता लिखा गया है। उसका असली नाम तक कोई नहीं जानता। उसे मरे हुए 5 साल बीत गए, पर वो आज भी अपना दर्दनाक सच बताने के लिए रात को रोता है। कैसी पुलिस है हमारे शहर की, इतने सालों में नहीं ढूंढ पाई। बिना लाश के उसे लापता मान लेना और फाइल बंद कर देना तो उस मासूम के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और उसे इस भयानक 7 दिन वाले श्राप से आजाद भी करेंगे। पर अजय भाई, 7 दिन वाले श्राप का यह खौफनाक रहस्य मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। शायद वो लड़का एक्सीडेंट के बाद 7 दिन तक वहीं तड़पता होगा और किसी ने उसकी मदद नहीं की। मेरी मशीन बता रही है कि यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा सालों से दबी हुई है। रोहित अपनी ईएमएफ मशीन और मेटल डिटेक्टर के साथ खोजबीन शुरू करता है। मशीन अचानक जोर जोर से बीप करने लगती है और रोहित को मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना बैग मिलता है। बैग के अंदर कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। विक्रम भाई, जल्दी यहाँ आइए। मुझे इन घनी झाड़ियों के पीछे यह एक पुराना और सड़ा हुआ बैग मिला है। इस बैग के अंदर कुछ टूटे हुए खिलौने और एक डायरी है जिस पर खून के बहुत पुराने और सूखे निशान हैं। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। मुझे पक्का यकीन है कि उसके साथ यहाँ कुछ बहुत बुरा और खौफनाक हुआ था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहित। अगर ये एक्सीडेंट होता तो ये बैग ट्रैक के पास मिलता, न कि इन घनी झाड़ियों में इतनी गहराई में छुपाया जाता। इसका सीधा मतलब है कि किसी ने उसको यहां जबरदस्ती लाकर मारने की कोशिश की थी। मेरे खून में अब बहुत तेज उबाल आ रहा है। ये पक्का किसी बहुत बड़े और गिरे हुए अपराधी का काम है। मासूम को अगवा करके उन्हें इस तरह मौत के घाट उतारने वाले लोग कभी इंसान नहीं हो सकते। हमें आज रात ही उस ट्रैक पर रुकना होगा। मैं खुद उस साये से बात करके सारा सच उगलवाऊंगा। गुस्से से हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा अजय। हमें अपनी भावनाओं को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। आज रात हम यहीं रुकेंगे, लेकिन हमारा मकसद उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसका छुपा हुआ सच जानना है। रोहित, तुम अपने सारे नाइट विजन कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास सेट कर दो। रात का घना अंधेरा घिरने लगता है और रेलवे ट्रैक का वह हिस्सा किसी डरावने और वीरान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। रोहित अपने कैमरे और मोशन सेंसर्स लगाता है, पर उसके हाथ अनजाने डर के मारे हल्के हल्के कांप रहे हैं। रात के ठीक 12 बजते ही कैमरों की स्क्रीन पर अचानक धुंधलापन छा जाता है। हवा बर्फीली हो जाती है और तापमान तेजी से गिरने लगता है। विक्रम भाई, मेरे रिकॉर्डर में किसी के दर्द भरे रोने की आवाज बहुत साफ और तेज आ रही है। मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा है और वो साया अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम सच में उसे देख पाएंगे बिना अपनी जान को खतरे में डाले? तू बिल्कुल मत डर रोहित। जब तक मैं और विक्रम भाई तेरे सामने खड़े हैं, तुझे खरोंच तक नहीं आएगी। तू बस अपनी मशीन पर ध्यान दे। मैं देखता हूं कि कौन पीछे से हमें इस तरह डराने की कोशिश कर रहा है।
सामने आओ और हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ था। हम तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाने यहाँ आए। शांत रहो अजय, उसे ऊंची आवाज से डराओ मत। वो पहले से ही बहुत ज्यादा तकलीफ और सदमे में है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लापता नहीं हो। हम तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। हमें कोई इशारा या रास्ता दिखाओ ताकि हम तुम्हारी मदद करके तुम्हें इस दर्दनाक अंधेरे से मुक्ति दिला सकें। अचानक एक सफेद धुंध अजय और रोहित के बीच से होकर गुजरती है और ट्रैक के आगे बनी एक बहुत पुरानी और बंद गुफा की तरफ इशारा करती है। उस साय में कोई खौफ या गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ मदद की एक खामोश और दर्द भरी पुकार थी। पिशाच बॉयज को अब अच्छी तरह समझ आ गया था कि असली राज और उसकी लाश उस डरावनी और वीरान गुफा के अंधेरे में कहीं दफन है। रात के अंधेरे में पिशाच बॉयज की टीम उस सफेद धुंध के पीछे पीछे चलती हुई उस पुरानी और वीरान गुफा के मुहाने तक पहुंचती है। गुफा के अंदर से सीलन, सड्ढांत और एक अजीब सी उदासी भरी ठंडी हवा बाहर आ रही है। रोहित के हाथों में पकड़ती हुई टॉर्च की रोशनी गुफा के घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, रोहित का ईएमएफ मीटर लाल बत्ती के साथ जोर जोर से बीप करने लगता है। गुफा की दीवारों पर कुछ छोटे हाथों के निशान छपे हुए हैं जो किसी भयानक चीख और तड़प की अनकही दास्तान सुना रहे हैं। विक्रम भाई, मेरी मशीन बता रही है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हैं। गुफा की इन दीवारों पर बने छोटे हाथों के निशान देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप रही है। मुझे लगता है कि हम किसी साधारण भूतिया जगह पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े नर्क में आ गए हैं। हमें यहाँ सबूत जमा करने हैं ताकि हम असली गुनहगारों तक पहुंच सकें। मुझे यकीन है कि वो लड़का कोई साधारण शिकार नहीं था, बल्कि वो एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा था। हमें बहुत सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो अपराधी आज भी इस जगह का इस्तेमाल करते हो। गुफा के और अंदर जाने पर उन्हें एक लोहे का बद्धा सा जंग लगा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। अजय अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलता है, जिसके खुलते ही एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा उनके सामने आता है। कमरे के अंदर लोहे की कई छोटी छोटी जंजीरें दीवार से बंधी हुई हैं। हे भगवान, यहाँ तो लोहे की जंजीरें और छोटे छोटे कपड़े पूरी तरह बिखरे पड़े हैं। इसका मतलब वो आत्मा यहाँ किसी हादसे की वजह से नहीं आई थी, बल्कि वो इन बुरे लोगों के चंगुल से बचकर भाग रही थी। लगता है वो भागते भागते इस पटरी तक पहुंची होगी और यहीं उन बुरे लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया होगा। इन जंजीरों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। सोचो उसने यहाँ कितना दर्द सहा होगा। ये दुनिया कितनी मतलबी और क्रूर है, जो चंद रुपयों के लिए इनकी जिंदगी नर्क बना देती है। वो आत्मा बदला नहीं मांग रही, वो तो बस अपना ये दर्द दुनिया को दिखाना चाहती है। अभी गुफा के एक अंधेरे कोने में रोहित का मेटल डिटेक्टर बहुत जोर से आवाज करने लगता है। उसी समय वो सफेद धुंध एक बार फिर से उभरती है और उस जमीन के एक खास हिस्से की तरफ इशारा करके खड़ी हो जाती है। उस साये की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि पिशाच बॉयज के लिए एक गहरी उम्मीद नजर आ रही है। अजय और विक्रम तुरंत अपने बैग से छोटे फावड़े निकालते हैं और उस कठोर जमीन की खुदाई शुरू कर देते हैं। मिट्टी के अंदर से एक सड़ा हुआ बोरा निकलता है, जिसे खोलते ही तीनों के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा जाती है। विक्रम भाई, इस बोरे के अंदर तो किसी आदमी का बहुत ही पुराना हड्डियों का ढांचा मौजूद है, जिससे लगता है कि उसे मरने से पहले बहुत बुरी तरह सताया गया होगा। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। सोचकर ही दिल कांप जाता है कि उस बेबस इंसान ने अपनी आखिरी घड़ियों में कितनी गहरी पीड़ा और तकलीफ झेली होगी। इन दरिंदों ने उसकी जान लेकर उसकी लाश को इस अंधेरी और गंदी गुफा में दफना दिया और बाहर की दुनिया उसे सालों तक सिर्फ एक लापता मानकर अपनी झूठी तसल्ली करती रही। मैं इस दुनिया के ऐसे अंधे कानून को नहीं मानता। मैं खुद उनको ढूंढकर उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। अजय, हमारा काम कानून हाथ में लेना नहीं है, बल्कि इसको उसका असली हक और नाम दिलाना है। रोहित,
जरा उस ढांचे के गले में ध्यान से देखो। वहां मिट्टी में सना हुआ एक छोटा सा चांदी का लॉकेट चमक रहा है। शायद इस लॉकेट में ही इसका असली नाम और इसके परिवार का कोई बहुत बड़ा सुराग छुपा हुआ। रोहित कांपते हाथों से उस ढांचे के गले से वो लॉकेट निकालता है और अपने रुमाल से उसकी मिट्टी साफ करता है। लॉकेट के अंदर एक लड़के की मुस्कुराती हुई तस्वीर है और उसके नीचे साफ अक्षरों में अमन लिखा हुआ है। जैसे ही विक्रम उसका नाम पुकारता है, गुफा का गिरा हुआ तापमान अचानक से थोड़ा सामान्य होने लगता है। वो सफेद साया जो अब तक दर्द में तड़प रहा था, उसका चेहरा अमन नाम सुनते ही एक पल के लिए सुकून से भर जाता है। विक्रम भाई, समीर के पास अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं और अस्पताल में उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर हमने समय रहते पुलिस फाइल में अमन का नाम ठीक नहीं करवाया तो वो बेचारा बिना किसी गलती के मारा जाएगा। हमें आज ही ये सारी हड्डियां और सबूत लेकर शहर के सबसे बड़े पुलिस स्टेशन जाना होगा। गुफा से बाहर आते समय सुबह की पहली किरणें आसमान में छाने लगी हैं और रेलवे ट्रैक का वह डरावनापन अब कम हो गया है। पर वे जानते हैं कि जब तक पुलिस की फाइल से गुमशुदा शब्द नहीं हट जाता और अमन की चिता नहीं जल जाती, तब तक यह खौफनाक सिलसिला थमेगा नहीं। वह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ पिशाच बॉयज की टीम शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर सूर्यकांत, हम आपके पास एक बहुत ही संगीन और 5 साल पुराना मामला लेकर आए हैं। ये अस्थियां और सबूत उसी के हैं जिसे पुलिस ने रेलवे ट्रैक से लापता मान लिया था। आप इन सबूतों को गौर से देखिए। ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं। हे ईश्वर, मैंने अपनी पूरी नौकरी में इतनी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली सच्चाई कभी नहीं देखी थी। मुझे उस वक्त के नाकाबिल अफसरों की इस भयानक लापरवाही के लिए पुलिस विभाग की तरफ से खेद है। मैं अभी इसी वक्त इस केस को दोबारा खोलता हूं और उन दरिंदे को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। सर, तस्करों को सजा तो कानून देगा, लेकिन हमें इस वक्त सबसे पहले अमन को उसके श्राप से आजाद करना है। जब तक सरकारी कागजों में यह लापता रहेगा, इसकी आत्मा इसी तरह से बेगुनाहों की जान लेती रहेगी। आपको अभी इसी वक्त पुलिस के रिकॉर्ड में अमन की मौत की पुष्टि करके उसे इस लापता होने के कलंक से मुक्त करना होगा। इंस्पेक्टर सूर्यकांत तुरंत अपने सिस्टम पर उस पुरानी फाइल को खोलते हैं और अपनी उंगलियों से टाइप करना शुरू करते हैं। वह अज्ञात लापता की जगह उसका असली नाम अमन दर्ज करते हैं और उसकी वर्तमान स्थिति को मृत में बदल देते हैं। जैसे ही वह एंटर का बटन दबाते हैं, कमरे में चल रही वह भयानक और बर्फीली हवा अचानक से बिल्कुल शांत हो जाती है। रोहित के फोन पर ठीक उसी वक्त अस्पताल से कॉल आता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि 7 दिन का वह खौफनाक श्राप अब टूट चुका है। विक्रम भाई, अस्पताल से डॉक्टर का फोन था। समीर की हालत अचानक से बिल्कुल सामान्य और खतरे से बाहर हो गई है। अमन की आत्मा ने समीर को छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो पुलिस और दुनिया की नजरों में कोई गुमशुदा साया नहीं रहा। मेरा ईएमएफ मीटर भी अब हरी रोशनी दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि अमन की आत्मा अब शांति की ओर बढ़ रही है। चलो, भगवान का शुक्र है कि एक बेगुनाह लड़के की जान बच गई और अमन को उसका असली नाम वापस मिल गया। लेकिन विक्रम भाई, पुलिस के कागजों में नाम बदलने से क्या उस मासूम की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी? मुझे लगता है कि अभी भी उसकी मंजिल अधूरी है, क्योंकि उसका शरीर अभी तक पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो अजय। कागजी कार्रवाई सिर्फ इस दुनिया के नियम है, आत्मा के नहीं। जब तक हम पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ अमन का अंतिम संस्कार नहीं करते, वो हमेशा भटकता रहेगा। हमें अभी इन अस्थियों को लेकर शमशान घाट जाना होगा और उसे इस जन्म के आखिरी सफर पर विदा करना होगा। शाम ढलते ढलते पिशाच बॉयज शहर के बाहरी किनारे पर स्थित एक पुराने श्मशान घाट पर पहुंचते हैं। आसमान में काले बादल घिराए हैं। विक्रम लग्धथियों की चिता तैयार करता है और अमन की अस्थियों को उस पर बहुत ही सम्मान के साथ रखता है। लेकिन जैसे ही अजय चिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ता है, गुफा में मौजूद तस्करों के पाप और नकारात्मक ऊर्जाएं
अमन की आत्मा को आजाद होने से रोकने के लिए वहां भयानक काले सायों के रूप में प्रकट होने लगती हैं। विक्रम भाई, मेरी मशीन बहुत भयानक आवाज कर रही है। यहाँ का तापमान एकदम से बहुत ज्यादा गिर गया है। वो काले साए चिता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही बुरी शक्तियां हैं जो अमन को कभी आजाद नहीं होने देना चाहती। हमें कुछ करना होगा, वरना ये शैतानी ताकतें आग को बुझा देंगी और अमन की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। इन काली परछाइयों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मेरे हाथों से इस मासूम को इंसाफ मिलने से रोक सके। मैं आज इस चिता को हर हाल में जलाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे इन बुरी ताकतों से सीधे क्यों न लड़ना पड़े। अमन, तू बिल्कुल मत डरना। तेरा ये बड़ा भाई आज तुझे हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। रोहित, तुम अपनी मशीन से एक सुरक्षा घेरा बनाओ और अजय, तुम बिना डरे अपना ध्यान सिर्फ इस चिता पर रखो। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो एक पवित्र अग्नि और इंसान के सच्चे इरादों को कभी नहीं हरा सकती। ओम शांति की प्रार्थना करो दोस्तों। हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही इन शैतानी सायों को यहां से हमेशा के लिए भगा सकती है। कुछ ही पलों बाद चिता को अग्नि दी जाती है। जैसे ही आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, चारों तरफ धुएं की हल्की परत फैल जाती है। उसी पल मानो एक अनदेखी ऊर्जा वहां से ऊपर उठती महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे अमन की आत्मा, जो इतने समय से भटक रही थी, अब धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रही है। आग की लपटों के साथ साथ उसका दर्द, उसकी पीड़ा और उसकी अधूरी कहानी भी मानो हवा में घुलने लगती है। कुछ ही क्षणों में वह आत्मा शांत होकर ऊपर की ओर चली जाती है, जैसे उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। आसपास का माहौल भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, मानो किसी लंबे इंतजार का अंत हो गया हो। विक्रम भाई, जरा सामने देखिए। चिता की लपटों के ऊपर अमन की आत्मा कितनी शांत और सुंदर नजर आ रही है। अब इसके चेहरे पर कोई खौफ, दर्द या मौत की पीड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हमने सच में एक भटकते हुए मासूम को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अमन, मेरे छोटे भाई, आज के बाद तुझे किसी अंधेरी गुफा या रेलवे पटरी पर अकेले नहीं रोना पड़ेगा। जिन दरिंदों ने तेरे साथ ये बुरा काम किया है, उन्हें कानून के साथ साथ भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। तू अब पूरी तरह से आजाद है। अलविदा अमन, तुमने हमें आज बहुत कुछ सिखाया है और हम तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम्हारी ये आजादी उन सभी के लिए एक उम्मीद बनेगी जो इस जालिम दुनिया में कहीं खो गए हैं। भगवान तुम्हारी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और तुम्हें वो सारा प्यार मिले जिसके तुम हकदार थे। लेकिन यह कहानी हमें एक गहरी सीख भी देती है। कई बार जब किसी के साथ अन्याय होता है और उसे समय पर इंसाफ नहीं मिलता, तो उसके असर दूर दूर तक फैल जाते हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ एक इंसान को ही नहीं, बल्कि कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर देती हैं। इसीलिए समाज में न्याय, संवेदना और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी को भी ऐसी पीड़ा और भटकाव का सामना न करना पड़े।